विद्यार्थियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए काव्य बोध अर्थात काव्य का ज्ञान। समस्त भाव प्रधान साहित्यिक रचनाओं को काव्य कहते हैं। काव्य के विषय में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के लक्षणों से युक्त परिभाषाएं दी हैं। साहित्य दर्पण के प्रणेता आचार्य विश्वनाथ ने रसात्मकम वाक्यम काव्य कहा है। पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपाद काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य के विषय में लिखा है, कविता शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंधों की रक्षा और निर्वाह का साधन है। वह उस जगत के अनंत रूपों, अनंत व्यापारों और अनंत चेष्टाओं के साथ हमारे मन की भावनाओं को जोड़ने का काम करती है। यदि निष्कर्षतः कहा जाए तो हमारे हृदय को आनंदित करने वाला साहित्य काव्य कहलाता है। काव्य के दो भेद बताए गए, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। सर्वप्रथम हम मुक्तक काव्य के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। मुक्तक काव्य गीत, कविता, दोहा, पद एवं आधुनिक चतुष्पदी तथा मुक्त छंद मुक्तक काव्य कहलाते हैं। मुक्तक काव्य का तात्पर्य है कि बिना पूर्वापर संबंध के वह पद्य या छंद अपने आप में पूर्ण एक स्वतंत्र भाव लिए हो, जिसके पढ़ने मात्र से उसका भाव भली प्रकार समझ में आ जाए। केवल पढ़ने मात्र से भाव समझ में आ जाए। भाव हृदय से निकलता है। सूरदास, मीरा आदि कवियों के गेय पद, बिहारी सतसई तथा आधुनिक गीत इसके अंतर्गत आते हैं। आधुनिक रूप से जितने भी गीत लिखे जाते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय भाषा में हो या फिर शुद्ध खड़ी बोली, हिंदी इत्यादि भाषा में फिल्मी जो गीत होते हैं, ये सारे के सारे मुक्तक काव्य के अंतर्गत ही आते हैं। विद्यार्थियों, मुक्तक के अलावा दूसरा इसका भेद है प्रबंध काव्य। जैसा कि नाम से विदित है, प्रबंध अर्थात इस काव्य में हम साहित्यकार या लेखक, रचयिता विभिन्न प्रकार के प्रबंध का ध्यान रखता है, जैसे रस, छंद, अलंकार, तुक, गेयता, प्रवाह इत्यादि का समावेश वो अपने काव्य में करता है। प्रबंध काव्य वह रचना होती है जिसमें कोई एक कथा आद्योपांत क्रमबद्ध रूप से गठित हो एवं उसमें कहीं भी तारतम्यता ना टूटता हो, परन उस कथा को पुष्ट करने उसमें अन्य कई अंतर कथाएं भी हो सकती हैं। अंतर कथाओं से तात्पर्य कथा के बीच में जो कथा आ जाती है, छोटी छोटी गौड़ कथाएं, इनको अंतर कथा कहा जाता है। प्रबंध काव्य विस्तृत होता है, उसमें जीवन की विभिन्न झांकियां रहती हैं।
प्रबंध काव्य में कथानक को लेकर पात्रों के चरित्रों में घटनाओं और भावों के संघर्ष द्वारा काव्य वस्तु रखी जाती है। इसके भी दो भेद होते हैं, अर्थात प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। यहां हम सर्वप्रथम महाकाव्य की चर्चा करेंगे। महाकाव्य एक विशिष्ट गुण युक्त बृहत आकार का ग्रंथ होता है। यह सर्गों या अध्यायों में विभक्त रहता है। इसका नायक उदात्त गुणों युक्त कोई कुलीन होता है। वीर, श्रृंगार अथवा शांत रस में से किसी एक रस की प्रधानता रहती है। अन्य रस गौड़ रूप में आते हैं। महाकाव्य का कथानक प्रसिद्ध होता है अथवा उसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष के चरित्र का वर्णन किया जाता है। प्रत्येक सर्ग की रचना एक ही प्रकार के छंद में होती है, किंतु छंद के अंत में सर्ग के अंत में छंद बदल जाता है। सर्गों की संख्या 8 या 8 से अधिक होती है। सर्ग के अंत में आगामी कथानक की सूचना दी जाती है। अब आगे कौन सी कथा प्रारंभ होनी है, यह सर्ग के अंत में बता दिया जाता है। महाकाव्य में संध्या, सूर्योदय, चंद्रोदय, रात, प्रदोष, अंधकार, वन, ऋतु, पर्वत, नदी आदि प्राकृतिक पदार्थों का वर्णन होता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत तथा राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित साकेत। विद्यार्थियों, अब हम खंड काव्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आचार्य विश्वनाथ ने खंड काव्य महाकाव्य के एक देश या अंश का अनुसरण करने वाला है, ऐसा कहा है। यह महाकाव्य के एक अंश या एक हिस्से का ही अनुसरण करने वाले को खंड काव्य कहा है। इस बात से स्पष्ट होता है कि खंड काव्य का आकार महाकाव्य की तुलना में बहुत छोटा होता है। यह जीवन के समस्त पक्षों का उद्घाटन नहीं करता है, अपितु केवल एक पक्ष पर प्रकाश डालता है। महाकाव्य में किसी भी नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, जबकि खंड काव्य में किसी नायक के जीवन के किसी एक घटना या एक पक्ष का ही वर्णन होता है। उसमें अनेक रस असमग्र रूप से होते हैं अथवा एक रस समग्र रूप में होता है। उसमें किसी की जीवन कथा का विवरण ना होकर भाव व्यंजना होती है। खंड काव्य गीतिका भी हो सकता है। खंड काव्य कथा के आंशिक आधार के साथ मूलतः गीतिक काव्य बन जाते हैं। इसमें सरस, ललित पद योजना होती है। इसमें कथा वस्तु प्रायः काल्पनिक भी हो सकती है। वह खंडों में विभक्त हो सकता है। खंड काव्य में प्राकृतिक दृश्यों का अंकन समयानुसार और विषयानुसार तथा संक्षिप्त होना चाहिए। खंड काव्य तब सफल नहीं होगा जब तक वह अपने लक्ष्य में
पूर्ण ना हो और जिस भी भाव को लेकर लिखा जाए वह अपने आप में पूर्ण हो, क्योंकि उसमें विस्तार की सुविधा नहीं रहती है। इसमें एक ही भाव की अनुभूति अभिव्यंजना होती है, जैसे नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित्र, पंचवटी आदि। इसका एक भेद और होता है प्रबंध काव्य का, दृश्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक, प्रहसन आते हैं, जिनका अभिनय रंगमंच पर पात्रों के द्वारा किया जाता है। इसमें गद्य के संभाषण के अतिरिक्त गेय गीतों, छंदों अथवा प्रसंगानुकूल नृत्यों की योजना रहती है। दृश्य काव्य के अंतर्गत अधिक रमणीयता होती अथवा प्रसंगानुकूल नृत्यों की योजना रहती है। जहां भी आवश्यकता पड़ती है, जैसा प्रसंग होता है, वहां नृत्य की योजना भी इसमें रहती है। कलाकार अपनी प्रभावशीलता अभिनय कला द्वारा हृदय पर सीधा प्रभाव डालते हैं। कलाकारों में जो अभिनयशीलता होती है, उसी के द्वारा वो दर्शकों के हृदय पर प्रभाव डालते हैं। दृश्य काव्य निश्चय ही श्रव्य काव्य से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसका आनंद पढ़कर एवं देखकर दोनों रूपों में लिया जा सकता है। इसीलिए दृश्य काव्य श्रव्य काव्य से श्रेष्ठ माना गया है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी दृश्य काव्य का आनंद ले सकता है। दृश्य काव्य में का मुख्य तत्व अभिनय तत्व होता है, जैसे नाटक, एकांकी आदि।